नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हम और आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, वो पर्दे के पीछे आखिर काम कैसे करते हैं? आज हम रोजमर्रा के टेलीकॉम रिचार्ज से लेकर बिजली के बिल भरने तक की पूरी तकनीकी प्रक्रिया को डीकोड करेंगे। इस तकनीक को रिवर्स इंजीनियर करके समझेंगे कि आपके फोन की स्क्रीन के पीछे असल में चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ से भी ज्यादा। हर महीने भारत में इतने यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ये आंकड़ा दुनिया की कुल आबादी से भी बड़ा है। इतनी विशाल संख्या में होने वाले इन लेनदेन के पीछे जाहिर है एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, जिसके बिना ये सब बिल्कुल असंभव था। तो आज के सफर की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम यूपीआई आर्किटेक्चर को समझेंगे, फिर एपीआई कैसे काम करते हैं, एक नया पेमेंट ऐप बनाने का ब्लूप्रिंट क्या है और इन प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाला बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। अंत में हम एक कैशलेस भविष्य की ओर भी नजर डालेंगे। किसी के भी मन में ये बुनियादी सवाल उठना लाजमी है कि फोन की स्क्रीन पर बस एक साधारण सा टैप किया और बूम, आपका टेलीकॉम रिचार्ज या बिजली का बिल तुरंत कैसे भर गया। बाहर से ये जितना सिंपल दिखता है ना, अंदर से ये तकनीकी प्रक्रिया उतनी ही जटिल और आकर्षक है। आइए इस पूरे सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। नंबर 1, यूपीआई आर्किटेक्चर के अंदर डिजिटल पेमेंट्स की नींव। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एनपीसीआई से। इन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को एक कॉमन इंटरफेस लेयर के रूप में तैयार किया है। और दिलचस्प बात यह है कि यह लेयर तत्काल फंड सेटलमेंट के लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस का बेहतरीन इस्तेमाल करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में पलक झपकते ही सेटल हो जाते हैं। अब इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही स्मार्ट हिस्सा है वीपीए, जिसे हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहते हैं। ये आपकी एक यूनिक आईडी है, जैसे abc@xyz बैंक। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको लेन देन के दौरान किसी के साथ अपना बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड शेयर ही नहीं करना पड़ता। सिक्योरिटी के नज़रिए से ये सच में एक गेम चेंजर है। आपको बता दूं, यूपीआई में मुख्य रूप से 2 तरह के लेनदेन होते हैं। पहला है पुश ट्रांजैक्शन, जिसमें आप खुद किसी और को पैसे भेजते हैं, और दूसरा है पुल रिक्वेस्ट, जहां पैसे प्राप्त करने वाला आपसे पैसे मांगता है और आपको अपना 4 से 6 अंकों का सीक्रेट एमपिन MPIN डालकर उसे ऑथेंटिकेट करना होता है। बस यही व्यवस्था इस पूरे पेमेंट सिस्टम को बेहद लचीला और सुरक्षित बनाती है। नंबर 2, APIs, बिलों को जोड़ना, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिसिटी इंटीग्रेशन। यूपीआई तो हम समझ गए, लेकिन कोई भी पेमेंट ऐप टेलीकॉम और इलेक्ट्रिसिटी जैसी सेवाओं से कैसे जुड़ता है? ये सब होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS और API के जरिए। आप खुद ही सोचिए, इस नेटवर्क पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकॉम का ही होता है। स्टेट डिस्कॉम्स हो या फिर जियो और एयरटेल जैसे ऑपरेटर्स, पूरे देश के बिलर्स एक ही धागे से जुड़े होते हैं। ये जो BBPS है ना, ये मुख्य रूप से 2 सिंपल स्टेप्स वाले फेच और पे प्रोसेस पर काम करता है। पहले स्टेप में सिस्टम आपकी कंज्यूमर आईडी से आपकी सटीक बकाया राशि ढूंढ कर लाता है, जिसे फेच करना कहते हैं, और फिर यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जाता है। इससे होता यह है कि आप कभी भी गलती से ज्यादा पैसे नहीं देते और पेमेंट बिल्कुल सही बिलर के पास ही जाती है। लेकिन पर्दे के पीछे ये सब इतना आसान भी नहीं होता। डेवलपर्स को कुछ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स कोड्स हैंडल करने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने बिल पहले ही भर दिया है और गलती से दोबारा ट्राई कर रहे हैं, तो सिस्टम तुरंत BFR001 कोड दिखाता है। या अगर दर्ज की गई राशि असल बिल से मैच नहीं खाती, तो BPR001 एरर आ जाएगा। ये ऑटोमेशन यूजर एक्सपीरियंस को एकदम फास्ट और सटीक बनाता है। एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, टेलीकॉम रिचार्ज की दुनिया में नियम बहुत सख्त हैं। जैसे अगर कोई ऐप जियो का रिचार्ज ऑफर कर रहा है, तो वो सीधे ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपने 100% लेनदेन इन्फीबीम एवेन्यूज या मोबीक्विक जैसे चुनिंदा अधिकृत एग्रीगेटर्स के थ्रू ही रूट करने पड़ते हैं। तभी उन्हें ऑफिशियल ब्रांडिंग इस्तेमाल करने की परमिशन मिलती है, ताकि ट्रांजैक्शन पूरी तरह प्रामाणिक रहें। नंबर 3, पेमेंट ऐप बनाना, डेवलपर ब्लूप्रिंट। चलिए अब मान लेते हैं कि हमें खुद का एक पेमेंट ऐप बनाना है, तो टेक स्टैक कैसा दिखेगा?
मोबाइल पर एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए फ्रंट एंड में रिएक्ट नेटिव या फ्लटर यूज होगा। वहीं बैक एंड पर लाखों ट्रांजैक्शंस को बिना रुके संभालने के लिए Node.js या जावा जैसे मजबूत प्लेटफॉर्म्स लगेंगे, जिन्हें AWS या गूगल क्लाउड पर होस्ट किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ बात सीधे लोगों के पैसों की हो रही है, तो सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऐप में फिंगरप्रिंट या फेस आईडी जैसा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना ही चाहिए। इसके साथ ही एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन और PCI DSS कंप्लायंस का होना बेहद क्रिटिकल है। सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा को हर हाल में सुरक्षित रखना होता है। अब आते हैं खर्चे पर। एक बेसिक सा UPI ऐप बनाने में भी करीब 15 लाख रुपए का खर्च तो आ ही जाता है। और अगर आपने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फ्रॉड डिटेक्शन जैसे हाई एंड फीचर्स डाल दिए ना, तो ये बजट अचानक बढ़कर 75 लाख रुपए या उससे भी ऊपर पहुंच सकता है। पैसे तो लग गए, लेकिन आप ऐप यूं ही लॉन्च नहीं कर सकते। इसके पीछे एक पूरी लीगल प्रक्रिया होती है। आपको RBI की सख्त गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, NPCI में रजिस्टर करना होगा और फ्रॉड रोकने के लिए कस्टमर्स का KYC वेरिफिकेशन तो बिल्कुल अनिवार्य है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता। नंबर 4, फिनटेक बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू जनरेट करना। अब सबसे बड़ा सवाल कि जो ऐप्स हम और आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करते हैं, वो करोड़ों रुपए आखिर कमाते कैसे हैं? असल में इनकी कमाई के कई अलग-अलग रास्ते होते हैं। यूटिलिटी बिल भरने पर मिलने वाला सीधा कमीशन, मर्चेंट पार्टनरशिप्स और यहाँ तक कि रुपे क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाला सरकारी MDR इंसेंटिव, ये सब मिलकर इनका रेवेन्यू बनाते हैं। इसे थोड़ा और नंबर में समझते हैं। BBPS के जरिए होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन पर इन कंपनियों को करीब 2 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का कमीशन मिलता है। आप सोचेंगे बस 2 रुपए? लेकिन जरा उस 10 बिलियन वाले विशाल वॉल्यूम को याद कीजिए। जी हाँ, जब इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो यही छोटे कमीशन जुड़कर अरबों का मुनाफा बन जाते हैं। सारा खेल वॉल्यूम का ही है। और दिन भर के इन करोड़ों ट्रांजैक्शंस का हिसाब कैसे होता है? रियल टाइम वेबहुक कन्फर्मेशन के बाद बैकएंड पर रोजाना सुबह 5:30 बजे एक रिकन्सिलिएशन फाइल पब्लिश होती है। और अगर किसी पेमेंट में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए पूरे 30 दिनों की एक डिस्प्यूट विंडो या T+30 डेज का समय होता है। इससे पक्का हो जाता है कि पाई का हिसाब बिल्कुल सही है। नंबर 5, कैशलेस भविष्य, शून्य रुकावट। इस तकनीकी भूल भुलैया को समझने के बाद मैं आपको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। API और UPI ने पेमेंट को इतना आसान कर दिया है कि पैसे खर्च करने में अब कोई रुकावट या फ्रिक्शन बचा ही नहीं है। तो सोचिए, जब पैसे खर्च करने की ये प्रक्रिया बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन वाली हो जाएगी, तो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।